हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो मैं फिर से स्टार्ट कर लिया हूँ। आप देखे होंगे पिछले वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन लिखाया और या जो भी बुक से मैंने जितने भी क्वेश्चन को अंडरलाइन किया, मैं उन सभी क्वेश्चनों को और क्वेश्चन का आंसर लेकर के आया हूँ। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर के आए हैं और जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं, इन सभी आंसरों को आप लोग चाहिए तो आप अपने कॉपी में उतार लीजिए और कल 11 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान क्लास 7 का, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से आने वाला है, तो इससे ही इसके अंदर से ही क्वेश्चन होगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, देख सकते हैं एमडी क्लासेस बाय जाहिद सर। क्या लिखा हुआ है बाबू? एमडी क्लासेस बाय जाहिद सर। और आप देख सकते हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लास, जो ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड है बाबू, उसके लिए। ठीक है, तो जितने बच्चे ऑनलाइन से रिलेटेड हैं, ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। विशेष रूप से ये हमारा रिवीजन क्लास है जो सामाजिक विज्ञान का है, जो क्लास होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 100% ओरिजिनल पेपर जो कल आप लोगों को पूछने वाला है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे और देख लेते हैं। पहला बुक हम लोग बात करेंगे इतिहास का। कौन सा बुक बाबू? तो इतिहास की जो बुक है उनसे हम लोग, मतलब अतीत, क्या बोलते हैं, हमारे अतीत जो है उनसे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन हम अंडरलाइन किए थे आप वीडियो में तो देखे ही होंगे, तो इसमें हम लोग उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। देखिए हमारे अतीत का जो पहला क्वेश्चन था क्या था? पहला चैप्टर प्रारंभिक कथन हजारों वर्ष के दौरान। तो पहला कथन था यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर कौन नंबर क्वेश्चन लिए थे, लिखा हुआ क्वेश्चन है कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो क्या यह बात है? जी नहीं, यह बात गलत है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? आप जानते हैं क्योंकि इस काल के बाद कई अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो इतिहास की जानकारी देते हैं। ये यहाँ पर गलत बात है। ठीक है, तो ये गलत है, तो गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ख में क्या लिखा हुआ है? दूसरा है कि सुल्तान गियास उद्दीन बलबन असम और मणिपुर तथा कश्मीर के शासक थे। जी नहीं, ये गलत है। और गियासुद्दीन जो बलबन ये दिल्ली का सुल्तान था। उसकी प्रशासित एक विशाल साम्राज्य था, परंतु व्यवहारिक रूप से ये असम, मणिपुर और कश्मीर प्रत्यक्ष शासक नहीं थे। तो इसी लेकर के ख का भी क्या हो जाएगा? ख का भी फॉल्स हो जाएगा और क का भी फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। फिल इन द ब्लैंक से हम 2 सवाल उठाए हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से हम 2 सवाल उठाए हैं, आप देख लीजिए। एक सवाल का है कि अभिलेखागारों में डैश रखते हैं, है ना? तो क्या रखते हैं भाई? तो इसमें हम लोग दस्तावेज और पांडुलिपियों को रखते हैं। ठीक है, दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। जियाउद्दीन बर्नी जो थे 14वीं सदी के एक इतिहासकार थे। ये हमारा बी का क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप यहाँ से लिखते चलिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोग लिखते चलिएगा। और यूट्यूब पर पहली बार आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो यहाँ पे देख रहे हैं डियर जाहिद सर, इसको एक बार बाबू सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपने फ़ोन से कीजिएगा, फादर, मम्मी पापा, भाई जिनके भी मोबाइल होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा, तो आप लोगों को और अच्छी होगा। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न से कहाँ से सवाल आएंगे? तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जातियों के मामले में
क्वेश्चन बोलता है कि जातियों के मामले में कैसे नियंत्रण किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, मध्यकाल में जातियों के मामले में निम्नलिखित तरीके थे। जैसे कि पहला तरीका क्या था कि जातियों अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए क्या करते थे, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को भी आसानी होगा। चलिए, तो अब आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना, पहला कि जातियों को नियंत्रित करने के लिए स्वयं नियम का विनिमय बनती है। ठीक है, इन नियमों का पालन समाज के बुजुर्गों को एक सभा द्वारा करवाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जिसे जाति पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जाति पंचायत कहा जाता है। इनके साथ जातियों को अपने निवास वाले गांव के समान नियमों और कानूनों का पालन अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। तो पहला क का जो था, नियंत्रित कैसे किया जाता है, ये यहाँ पर हम बता चुके हैं। जातीय पंचायत लगाया जाता था, और जातीय पंचायत में यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग, गांव के बहुत सभी प्रमुख व्यक्ति लोग को बुलाया जाता था, और उसके अंदर इसका निर्णय लिया जाता था। ठीक है, तो यही था हमारे जातीय मामले को सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन को लिखते चलिएगा, क्वेश्चन लिख भी लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में। ठीक है, क्लास 7 का, ये क्लास 7 का चल रहा है बाबू, क्लास 7। दूसरा है कि सार्व क्षेत्र है ना, सार्व क्षेत्रीय समाज से आप क्या समझते हैं? तो सार्व क्षेत्रीय समाज क्या होता है? पैन रीजनल अंपायर से तात्पर्य एक ऐसी विशाल साम्राज्य है जो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र है ना, कोई किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित ना होकर उनके विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो। मध्यकाल चोल है ना, खलजी, तुगलक, मुगल राजवंशों में ऐसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का निर्माण किया गया था, जिन पर विस्तार पूरे उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों पर फैला हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। ख का क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसके आंसर को भी लिख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा आंसर आपको हम बताएंगे और पूरे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इतिहास का बता रहे हैं, चैप्टर 2 में पहला है मिलान करना में बोलता है गुर्जर प्रतिहार क्या था भाई? ये गुजरात और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? राजपूत कहाँ के थे? तो ये पश्चिमी दक्कन के थे। ठीक है, पाल वंश कहाँ के थे भाई? पाल जो था बंगाल का था, याद रखिएगा, पाल जो था बंगाल का था। ठीक है, चोल वंश कहाँ था? तमिलनाडु का। तो याद रखिएगा क का गुजरात, पहले मतलब गुजरात है ये, तो ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, कॉलम बना हुआ है। ठीक है, मिलान करने के लिए तो आप इसको बैठा सकते हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 का हम लोग लघु उत्तरीय देख लेते हैं। आप लोग बुक में भी टिक लगाए हुए हैं, और आप इससे पहले वाला वीडियो में भी देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं उसी क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आंसर लेकर के आए हैं। आपको इस बार क्या किए हम लोग, क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी हम बता दे रहे हैं। क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन तो है लेकिन हम लोग पढ़े नहीं है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम लोग आंसर का भी लेकर के आ गए हैं कि लीजिए आंसर के साथ आपको हम लोग डिस्कशन करके देते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है बी का, चैप्टर 2 का, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कि कन्नौज नगर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए है ना सदियों तक 3 प्रमुख राजवंशों का चलता रहा है, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष तो गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल राजवंश, ये जो है ना बाबू क्या सदियों से चलता आ रहा है। ये जो है क्या हो रहा है, सदियों से ये जो है संघर्ष चलता आ रहा है। पक्ष के बीच में नहीं बोलते हैं, 2 पक्ष, एक इधर हो गया ए और इधर हो गया बी, इधर हो गया राम, इधर हो गया सीता। इस दोनों के बीच में क्या चल रहा है? लड़ाई चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए
चोल साम्राज्य में सभा की किसी सीमित सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं? आवश्यक शर्तें क्या होती हैं? तो देखिए, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार चोल साम्राज्य में सभा की समिति सदस्य बनाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं शर्तें आवश्यक होती हैं। योग्यताएं और शर्तें जो है आवश्यक होती है। इसको आप एक बार आराम से देखिएगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, व्यक्ति को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ भू राजस्व टैक्स वसूला जाता है। ठीक। उसका अपना स्वयं घर होना चाहिए। उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। चोल साम्राज्य में सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए, देखिए, समिति का सदस्य बनने के लिए आपको ऐसा भूमि होना चाहिए जहाँ की राजस्व वसूला जा सके। उसका अपना घर होना चाहिए, राजस्व वसूलने वाला भूमि होना चाहिए, उम्र होना चाहिए 35 से 70 वर्ष, उसे वेदों का उत्तम ज्ञान होना चाहिए, उसे प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, है ना, जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से किसी सीमित सदस्य रहा हो, वह किसी अन्य समिति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये सभी के सभी क्या थे? उनके सदस्य बनने के लिए शर्तें रखे गए थे। ये सारा का सारा शर्त था। चोल साम्राज्य किसके लिए बाबू? चोल साम्राज्य के लिए। याद रखिएगा, 35 से 70 वर्ष। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। चोल साम्राज्य में सदस्य बनने के लिए कितने उम्र चाहिए, है ना? ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलिए हम लोग अब इतिहास का हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। इतिहास का चैप्टर 3 देख लेते हैं। चैप्टर 3 है कि दिल्ली 12 से 15वीं शताब्दी, दिल्ली से ना। तो लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला ही क्वेश्चन दिए हैं कि न्याय चक्र। बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट किए हैं और इसका आंसर भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आए। न्याय चक्र क्या होता है? तो वीडियो में आप देख रहे होंगे, वहाँ पर हम क्वेश्चन बताए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन को ये आंसर भी बता रहे हैं। न्याय चक्र, तो न्याय चक्र जो है बेटा, सर्कल ऑफ जस्टिस के अनुसार राजा अस्तित्व सैनिकों के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, सैनिकों के बिना नहीं रह सकता और सैनिक वेतन के बिना जीवित नहीं रह सकता। जी सही बात है कि देखिए, राजा जो होता है ना, कोई भी राजा जो हो, तो राजा को किसकी जरूरत पड़ती है बाबू? तो सैनिकों की। किसकी जरूरत? तो बेटा सैनिक नहीं होगा तो राजा नहीं होगा। और सैनिक को किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? तो सैनिक को वेतन की जरूरत पड़ता है। आप हमें वेतन नहीं दीजिएगा तो हम काम नहीं करेंगे, जिसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सैलरी बोलते हैं। तो आप हमको वेतन नहीं दीजिएगा तो हम आपके यहाँ क्यों काम करेंगे, है ना? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, तो हम फिर फ्री में क्यों आप लोगों को पढ़ाने के लिए आएंगे, है ना? तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। न्याय चक्र है ना, राजा अस्तित्व में सैनिकों के बिना नहीं रह सकता और सैनिक वेतन के बिना जीवित नहीं रह सकता। सैनिकों का वेतन का किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व कर से आता है। जी हाँ, जितने भी किसान हैं, याद रखिएगा, जितने भी किसान थे ना, इन सभी किसानों का जो कर होता था बेटा, कर को इंग्लिश में हम लोग टैक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये टैक्स से जो है सारा पैसा को क्या करता था? सैनिक को दिया जाता था। इसी का पैसा लेकर के किसको दिया जाता था? तो याद रखिएगा, इसी का पैसा लेके सैनिक को दिया जाता है ना। तो सैनिक का वेतन होता है। तो किसान को तय कर दे जब समृद्ध, सुरक्षित और खुशहाल हो। राजा और सेनापतियों के लिए किसानों के हित की रक्षा करना, न्याय को बढ़ावा देना और ईमानदारी से शासन करना अत्यंत आवश्यक है। यही इसका न्याय चक्र था बेटा। क्या था? न्याय चक्र इसी का पूरा क्लियर था। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान दो। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? सल्तनत की जो भीतरी इंटरनल फ्रंटियर है
और बाहरी एक्सटर्नल फ्रंटियर है, इसके बारे में बताइए। तो सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो सीमा तो जानते ही आप लोग, क्या होता है? बॉर्डर। क्या होता है बेटा? बॉर्डर होता है कि ना। सीमा हैदर नहीं बोल देना, ये सीमा हैदर का कहानी नहीं है, ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। सीमा हैदर की कहानी नहीं है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीमा भीतरी, इससे तात्पर्य है कि गैरीसन शहरों में किलाबंद बस्तियां जहाँ सैनिक रहते थे, उसके आसपास भीतरी क्षेत्रों में, है ना, जो शहरों को भोजन और अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति करते थे, इसके विस्तार की तरह गंगा यमुना दो अब जंगलों को साफ कर कृषकों की भूमि दी गई। इसे हम बोलते हैं भीतरी सीमा। दूसरी क्या है? दूसरी क्या बेटा? बाहरी सीमा। बाहरी सीमा क्या है? इससे तात्पर्य हम लोगों को क्या मिलता है कि जो दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण से दूर थे, विशेषकर दक्षिण भारत, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बाहरी सीमाओं पर सैन्य अभियान चलाकर हाथी, घोड़ा, दास मूल्यांकन लूटा है ना, धातुएं लूटी गई। ये थी बाहरी सीमाएं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चैप्टर 4 को देख लेते हैं। ये अतीत से वर्तमान का चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में क्या है? 16वीं शताब्दी, मुगल काल, ठीक है। मनसबदार क्या बाबू? मनसबदार क्या है? तो मनसबदार क्या है? तो एक पद है। मनसबदार क्या है? एक पद है। मंगोल क्या था? उज्बेक का था, है ना, उज्बेक था। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ का था, सिसोदिया राजपूत मेवाड़ का था बाबू, ठीक है। राठौर राजपूत ये मारवाड़ का था, राठौर राजपूत कहाँ का था? मारवाड़ का था। मिलान कर लीजिएगा आप लोग, है ना, सबका नंबर दिया हुआ है, आप मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास तो बुक है ही है, तो बुक में आप इसको मिलान कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। ये वाला भी बुक से पढ़ सकते हैं या इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं। जितने बच्चे कॉपी में नहीं लिखे हैं बुक से, जो वीडियो देखे हैं, तो कोशिश करिए कि आप उसको जो है फटाफट लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव, मैच द फॉलोइंग था। आगे बढ़िए। रिक्त स्थान को हम लोग पूर्ति करते हैं, रिक्त स्थान को हम लोग पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थान को पूर्ति करने में क्या बोलता है? दक्कन के 5 सल्तनत बराबर, जैसे खानदेश, अहमदनगर, तो खाली था देखिए, सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एक होगा, एगो गोलकुंडा होगा, 2 होगा। याद रखिएगा, पहला वाला का जो है 2 ऑप्शन है, पहला वाला का 2 ऑप्शन है, एक है गोलकुंडा, दूसरा है बीजापुर। कौ में 2 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन को धोतक तो सवार के उसके डैश उत्तरदायी को दिखाता है। तो सैन्य उत्तरदायी को मतलब घुड़सवारों की संख्या को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या भरिएगा आप लोग? सैन्य उत्तरदायित्व घुड़सवारों की संख्या को दिखाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से भर लीजिए, वहाँ पे खाली स्थान जहाँ पर है वहाँ पे भर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से हैं? केंद्रीय प्रांत कौन से हैं? तो याद रखिएगा, केंद्रीय प्रांत दिखा देते हैं। मुगल साम्राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत जो है, दिल्ली है, आगरा है, लाहौर है, मुल्तान है, अवध है, बिहार है, अजमेर है, मालवा है। ये सारा का सारा बेटा जानते हो केंद्रीय प्रांत, ये सारा का सारा क्या है? केंद्रीय प्रांत होता है। क्या होता है? केंद्रीय प्रांत, केंद्रीय प्रांत, ठीक। मालवा और बंगाल शामिल थे। ये प्रांत साम्राज्य के राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण का मुख्य केंद्र था। ये जितने के जितने प्रांत है, ये सारे के सारे याद रखिएगा राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण के मुख्य केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदार और जागीर क्या संबंध है दोनों का? याद रखिएगा, मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारों को उनका वेतन नगद ना देकर राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में दिया जाता था, जिसे कि जागीर कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जागीर, ठीक।
मनसबदार मनसबदार अपनी जागीरों पर स्वयं नहीं रहते थे और ना ही उन पर सीधा शासन करते थे। वे केवल अपने नौकरों के माध्यम से वहां राजस्व वसूल करते थे, जबकि वे स्वयं साम्राज्य के किसी अन्य भाग पर अपनी सेवाएं देते थे। पता है बेटा ये क्या होता था? ये मनसबदार और जागीर क्या होता है? मतलब आप किसी क्षेत्र में, आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र पर आप अपना दबदबा बनाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? यह क्षेत्र मेरा जागीर है, इस क्षेत्र का यह क्षेत्र जो है ना मेरा जागीर है। जैसे अब ये तुम्हारा जमीन है, ठीक है, तो ये तुम्हारा जमीन है बेटा, तो इसका जागीर कौन होगा? इसका जागीर तो तुम ही होगी कि नहीं होगी? इसका जागीर कौन होगा? तो सर इसका जागीर हम होंगे। तो इसे याद रखिएगा, ये जो मनसबदारी और जागीर जो होता था, यहाँ मुगल शासन व्यवस्था में क्या करता था, वेतन जो है, अपना नगद वेतन जो है राजस्व एकत्रित करने के बाद दिया जाता था। और क्या, अपने नौकरों से, है ना, अपने नौकरों को भेज करके क्या करता है, जो कर का वसूला हुआ पैसा होता है वो लाया जाता था। ठीक है, और जो यहाँ के जो साम्राज्य के जो चलाने वाले होते थे राजा, वो अपने किसी एक विशेष क्षेत्र पर ही काम करते थे। समझ गया ना? मनसबदारी वसूली जो कर देते थे, और ये जागीर क्या होता है? भाई मेरा जागीर है, मतलब दादागिरी सुने हो, दादागिरी का शब्द सुना होगा, तो वही चीज़ याद रखना कि मेरे घर के बगल में मतलब कोई दुकान खोला तो ये मेरा जागीर है, और यहाँ पर हम जा करके क्या कर सकते हैं? रंगदारी वसूली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा? मुगल प्रशासन, है ना, मुगल प्रशासन में जमींदार का क्या भूमिका है? मुगल प्रशासन में जमींदार का क्या भूमिका है? तो याद रखिएगा, मुगल प्रशासन में जमींदार जो थे, जमींदार मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। क्या निभाते थे? मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वे स्थानीय स्तर पर किसानों से कर वसूल कर एकत्रित करते थे। मुगल प्रशासन जमींदार का क्या भूमिका था? तो वे स्थानीय लोगों से क्या करता था? राजस्व का कर वसूलते थे, है ना, एकत्रित किए राजस्व के वह शाही खजाने और केंद्रीय दीवान तक पहुंचते थे। ये जमींदार स्थानीय गांव और मुखिया प्रभावशाली कुलीन लोग थे, जिनका अपने क्षेत्रों पर गहरा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता था। तो मतलब मुगल प्रशासन में जमींदार का एक ही काम था कि वह स्थानीय स्तर पर क्या करते थे? कर मतलब होता है राजस्व वसूली, है ना, राजस्व वसूली को क्या करते थे? एकत्रित करते थे। एकत्रित करते थे मतलब क्या करते थे बेटा? जमा करते थे। सभी पैसा को लेके वो क्या करते थे? जमा करते थे, है ना। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जितने दोस्त, फ्रेंड, सहेली है सभी को बताइए और शेयर कीजिए। और जितना हम क्वेश्चन आंसर आपको बता रहे हैं, तो आप हमारे ये व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 9113146163। इस पर आप हाई कीजिए, आपको PDF भी मिल जाएगा। इस पर हाई कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को क्या करिए बेटा? नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इतिहास का हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग का चालू होगा बाबू पर्यावरण। क्या चालू होगा? पर्यावरण भूगोल बोलेंगे तो हम लोग जियोग्राफी होगा। जियो और ग्राफोज से बना हुआ ज्योग्राफी शब्द है भाई। चलिए पर्यावरण पहला चैप्टर है। पर्यावरण में हमने पहला चैप्टर लिए, पहला क्वेश्चन उठाया, पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, जैसे समस्त जीव, प्लांट, एनिमल, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ पारस्पर क्रिया का मतलब होता है
आपस में दोनों मिल करके जो काम करता है बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारस्पर क्रिया बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, पारस्पर क्रिया। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे देख रहे हैं, अजय देख रहे हैं, अमित देख रहे हैं, शाबिर, शिवानी, सोनाक्षी, खुशी, पलक, और कौन कौन बच्चे हैं भाई, आर्यन, आदित्य, गुलशन, सभी बच्चे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इतना अच्छा से बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लेते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पारितंत्र क्या है बेटा, तो पारितंत्र बता दें, ये देखिए है ना, समस्त पारस्पर क्रिया करते हैं, वही निवास करते हैं, उसी को पारितंत्र कहलाते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का हस्तांतरण द्वारा संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 2, ख नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है उससे आप लोग क्या समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी घटक प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं। पृथ्वी पर ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी, और इस पे जितने भी चीज पाए जाते हैं बेटा, ये जितने भी चीज होते हैं ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है ना, वे सभी प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, मिलकर क्या बनता है, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जैसे कि भूमि को क्या बोलते हैं, स्थल, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु शामिल हैं, और इसे मुख्य रूप से जैविक है ना, बायोटिक सजीव और अजैविक एबियोटिक निर्जीव 2 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, पर्यावरण को माने तो 2 भागों में बांटते हैं हम लोग, एक सजीव रूप से, एक निर्जीव रूप से। सजीव क्या होता है बेटा, सजीव क्या होता है, सजीव क्या होता है, जिसके अंदर प्राण हो, जिसके अंदर प्राण हो बेटा वो क्या होता है, सजीव होता है। जिसमें प्राण नहीं हो वो क्या होता है, निर्जीव। जो बेटा श्वास ले सके है ना, श्वास ले सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। जो श्वास ना ले सके उसको हम लोग निर्जीव बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देखिए लिखने का समय नहीं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बैठ करके लिखिए, या नहीं तो वीडियो को पॉज करिए, समझिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि सर जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए और उसके बाद हो गया चोरी कर लेंगे, नहीं, चोरी कैसे करिएगा, स्कूल में तो आपको फ़ोन मिलेगा नहीं यूज़ करने के लिए, तो करिएगा क्या। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं है ना आगे, और हम लोग देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर ये वाला 4, स्थल मंडल है ना। स्थल मंडल क्या है, तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के चट्टानों खनिजों से बना होता है। ठीक, देखिए क्या सीखे हम लोग, क्या स्थल मंडल चट्टान और खनिज से बना होता है। ये जो है ठोस परपटी होता है, ठीक, ठोस या कठोर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, इसके ऊपरी वाला जो परत होता है वो परत को हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल, और वो क्या होता है, कठोर होता है तथा मिट्टी की एक पतली परत से ढका होता है, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न भू आकृतियां वैसे धरातल पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में जैव मंडल। देखिए हम सारा वैसा ही नंबर लिखे हैं जो आप लोगों को हम लोग बुक में टिक कराए हैं, चौ के बाद फिर जौ है ना, तो इसको आप लोग फटाफट बनाइए। देखिए जैव मंडल क्या है ना, जैव मंडल पादप मतलब पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर जैव मंडल सजीव संचार का निर्माण करता है, सजीव संचार का निर्माण करता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र नैरो जोन है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव है। जीवन बेटा जैव मंडल में क्या है, जीवन आपका संभव है, जीवन संभव, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट लाइक करिए, लाइक की संख्या बेटा कम क्यों है,
आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सही मिलान करने के लिए आ जाते हैं, देख लीजिए। जैवमंडल, जैवमंडल क्या होता है बाबू? जैवमंडल वही होता है, क्या होता है बाबू? जैवमंडल हम लोग उसको बोलते हैं वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु परस्पर क्रिया करती है मिलकर के, उसी को जैवमंडल बोलते हैं। वायुमंडल क्या होता है? वायु, वायु क्या है? वायु मेरा पृथ्वी से घिरे हुए वायु का चादर जो होता है वायुमंडल होता है, ठीक। जलमंडल, जलमंडल क्या होता है? जलीय क्षेत्र को हम लोग जलमंडल बोलते हैं। पर्यावरण क्या होता है बेटा? तो पर्यावरण हमारे आसपास के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 हम लोगों का है हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर। बेटा इसको देख लीजिए, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। डियर जाहिद सर, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, डियर जाहिद सर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। पृथ्वी के 3 परतें, तो याद रखिएगा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अनुसार 3 परतें निम्नलिखित है। परपटी जिसको क्रस्ट बोलते हैं, परपटी जिसको क्रस्ट बोलते हैं, या पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत होती है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि परपटी कैसा होता है, तो परपटी जो होता है, ये परपटी जो होता है बेटा, ये पतली होता है। कैसा होता है? पतली होता है, और ये ऊपर में रहता है, ठीक है। ये जो है ना पृथ्वी है और इसके ऊपर में पाया जाता है और ये पतला होता है। दूसरा है मेंटल, दूसरा क्या है? मेंटल। मेंटल जो है यह परपटी ठीक नीचे परत के होते हैं, नीचे की परत होती है, लगभग 29 किलोमीटर की गहराई में फैली होती है। ये देखिए यहाँ से जो है ना नीचे पाया जाता है 29 किलोमीटर की गहराई पे। तीसरा है क्रोड, क्रोड या पृथ्वी की सबसे आंतरिक मतलब सबसे अंदर वाले परत है, और ये मुख्य रूप से निकेल मतलब निकेल और लोहे से बने होते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों का क्लियर हो गया बेटा, फटाक से आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देख लेते हैं ख और च। ख नंबर में बोलता है सेल क्या, रॉक क्या है, ठीक है। सेल मतलब रॉक। तो पृथ्वी की परपटी क्रस्ट, क्रस्ट को बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी
तो जितने भी बच्चे आप सुन रहे थे पीछे के जो भी वीडियो में आपका वॉइस नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा माइक इशू हो गया था, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बता रहे हैं, जहाँ से बता रहे हैं हम लोग यहाँ से फिर से बता देते हैं। और पीछे भी आपको जितने भी क्वेश्चन को हमने बताया, इधर जो भी क्वेश्चन को हमने बताया, आप इस सारे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग कयांत्रिक सेल के बारे में बताए थे। क्या जब आग्नेय और अपसारी सेल उच्च ताप पर, उच्च दाब पर, है ना, प्रभाव आती है, तब वो मूल रूप से बदल कर न्यू रूप में, नए रूप में बदलते हैं, तो उसी को कयांत्रिक सेल कहते हैं। सेल मतलब रॉक, है ना, ये याद रखिएगा। चिकनी मिट्टी का स्लेट में बदलना, चूना पत्थर संगमरमर में बदलना, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। और सेल क्या होता है, तो सेल चक्र क्या होता है, तो रॉक साइकिल, ठीक है, रॉक साइकिल। तो ये रॉक का मतलब पत्थर होता है ना, कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरे सेल चक्र में परिवर्तन होता है, उसी को सेल चक्र बोलते हैं, ठीक है। पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बनता है। सेल छोटे टुकड़ों में टूटकर अवसादी सेल बनते हैं। अत्यधिक दाब के कारण सेलों को कयांत्रिक सेल में बदलते हैं, इसीलिए पिघल मैग्मा बदल जाते हैं। ये सारा का सारा बता चुके हैं। पीछे जो भी क्वेश्चन पर आपको वॉइस नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप उसको सिर्फ लिख करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। 2 का मिलान करें। क्रोट, क्रोट क्या होता है बेटा, ये सबसे भीतरी परत है। खनिज, खनिज क्या बेटा, ये भीतरी परत है। खनिज क्या, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। आगे बढ़ेंगे। सेल, सेल क्या है, एक रॉक, रॉक जो पत्थर, ये इसका काम क्या होता है, सड़क और इमारत मतलब घर बनाने के लिए हम लोगों को क्या होता है, घर बनाने के लिए बेटा, घर बनाने के लिए, है ना, घर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसमें रोड जो बना रहे हैं तो इसी में ईंटा पत्थर देने का काम करते हैं, समझे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है ना, स्लेट में बदल देता है। सियाल, सियाल जो था भाई ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। कोई दिक्कत, सबका सब क्वेश्चन को आप लोग फटाफट मिला लीजिए। जो भी बच्चे लिख रहे हैं तो लिखते चलिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3, अध्याय 3 में देख लेते हैं क्या है। अध्याय 3 में हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है, हमारी बदलती पृथ्वी। डियर जाहिर सर, आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, और जितने भी बच्चे हमारे नए जुड़े हैं सबका डियर जाहिर सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क नंबर। प्लेट क्यों घूमती है, लीजिए प्लेट है, ये प्लेट, खाने वाला प्लेट नहीं बोलिएगा, ये पृथ्वी के अंदर आंतरिक के भाग में प्लेट पाया जाता है, वो क्यों घूमता है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय मतलब सर्कुलर रूप से घूमता रहता है। इस पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण, इसके गति के कारण ही पृथ्वी के लिथोस्फेरिक प्लेट जो स्थल मंडलीय प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष किलोमीटर घूमते रहती है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे चलिए। बाहर जनिक बल और अंतर्जनिक बल क्या अंतर है, बाहर जनिक बल और अंतर्जनिक बल में क्या अंतर है। तो अंतर्जनिक बल जो होता है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग है ना, आंतरिक भाग में उत्पन्न होती है, उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं। पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी है और इसके अंदर जो बल उत्पन्न होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्जनिक बल, ठीक है। इनके कारण भूकंप, ज्वालामुखी, आकस्मिक गतियां उत्पन्न होती है। अंतर्जनिक बल के माध्यम से क्या होता है बेटा, भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, आकस्मिक गतियां उत्पन्न होती है इसी पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल से। बाहर जनिक बल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाहर जनिक बल। बाहर जनिक बल जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, काम करते हैं, बाहर जनिक बल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नदी, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद द्वारा होने वाली अपर्दन और निक्षेपण, ये सारा का सारा क्या होता है, बाहर जनिक बल होते हैं, जो बाहर से पृथ्वी पर बल दिया जाता है। मतलब समझ लो बेटा, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी है और इसके बाहर से हम जो भी कोई फोर्स लगा रहे हैं ना, कोई भी ताकत लगा रहे हैं, तो ये बाहर जनित बल हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाहर जनित बल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है अपर्दन से आप क्या समझते हैं, इरोशन से आप क्या समझते हैं। तो अपर्दन क्या होता है, भूपृष्ठ, दृश्य भूमि, जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न प्राकृतिक कारकों और घटकों होने वाली क्षय, कटाव प्रक्रिया जो होता है, कटाव प्रक्रिया ही अपर्दन कहते हैं। जैसे कि बाबू ये हमारा नदी है, ये हमारा नदी है, ठीक है, और इधर ये सब जमीन भूमि है, ठीक, और इस नदी में जल का उफान बढ़ गया। क्या हो गया बेटा, जल का उफान बढ़ गया, पानी अधिक होने के कारण क्या होता है, यहाँ से कट गया, यहाँ से क्या हो गया, कट गया, और कटने के बाद ही क्या होता है यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं अपर्दन। इस इलाके को क्या कर दिया, काट दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्दन कहते हैं, ठीक है। अपर्दित मलबे कारकों स्थान एक दूसरे से दूसरे स्थान में जा करके निक्षेपित कर देता है। जैसे यहाँ से कटा तो यहाँ का जो भी चीज़ था, जो भी मिट्टी था, जो भी पेड़, छोटे छोटे जो भी कण थे, सारे के सारे यहाँ पे क्या आके एक टापू बन गया, यहाँ पे जमा हो गया, है ना। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आके जमा हो जाता है, इसी को हम लोग अपर्दन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं जौ नंबर में बोलता है चाप झील क्या है। बाबू चाप झील क्या है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए चाप झील जो होता है, जब मैदानी भागों में नदी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बहती है, क्या होता है, देखिए इसको मिटाते हैं। जब क्या बोलता है, जब मैदानी भागों में नदी जो है टेढ़े मेढ़े, मतलब ये मैदानी भाग है, मेरा मैदानी भाग है, और इस पे नदी जो है ऐसे 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 टेढ़ा होकर के क्या हो रहा है, भाग रहा है, ठीक है। ये ऐसे 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 क्या कर रहा है, ये नदी टेढ़ा होकर के भागा, ठीक है। ये समतल जमीन है और इसी पे हम लोग नदी जो है हमारे क्या हो रहा है, टेढ़ा होकर के बह रही है, भाग रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भागा, नदी भाग रही है, सीधा तो नहीं है। देखिए सीधा क्या होता है, ये जो बह रहा है इस तरह से ये सीधा है, लेकिन इसी बीच में नदी क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके इधर उधर काट के भाग रही है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो टेढ़ी मेढ़ी बहती रहती है, वह बड़े बड़े मोड़ बनाती है। क्या करता है, बड़ा बड़ा जिस तरह से मोड़ बनाएगा, एकदम टेढ़ा टेढ़ा भागेगा, मोड़ बनाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, बेटा याद रखिएगा, विसर्प। लगातार अपर्दन निक्षेपण के कारण विसर्प क्या होता है, विसर्प जो है लुप्त हो जाती है, सिरे एक दूसरे के बहुत निकट आ जाती है। समय के साथ साथ नदी इन मोड़ों को छोड़कर सीधे मार्ग में बहने लगती है। क्या होता है, मार्ग में बहने लगती है, जिससे विसर्प लुप्त मुख नदी से पूरी तरह से कट जाता है। मुख नदी जो होता है, ये जो नदी हमारा क्या होता है, ये कट जाता है, और कट करके क्या होता है, इसका धारा दूसरी ओर बहने लगती है, और नदी पूरी तरह से कट जाता है, एक अलग झील का निर्माण कर देता है। देखिए जब ये टेढ़ा मेढ़ा जाने के बाद क्या होता है, छोटा भाग जाता है, तो भागा तो इस इलाके में आ गया, तो इस इलाके में आया, तो इस इलाके में क्या किया, छोटा सा एक झील को बनाने का काम कर दिया, एक छोटा सा झील बन गया, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं चाप झील। अब समझ में आ गया कि जो नदी अपने भूमि पर, समतल भूमि पर टेढ़े मेढ़े रूप से जा रहा है और कहीं जा करके वो अपना एक नया झील का निर्माण कर दे, उसी को चाप झील कहते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जितनी बातें दिखे हैं उन बातों को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और हम आपको बता ही दिए चाप झील टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और मिलान वाला क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। मिलान वाला क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा, देखो मिलान वाला क्वेश्चन में बोलता है हिमनद है ना। क्या है, हिमनद मतलब बर्फ की नदी, हिमनद मतलब बर्फ की नदी। विसर्प क्या होता है भाई, नदियां होता है, जो अभी बताए थे, ये इस तरह से जा रही है ना, और दूसरी जगह जा करके एक अपना छोटा सा झील बना दे, तो नदियाँ। विसर्प क्या होता है, नदियाँ। पुलिन क्या है भाई, समुद्री तट को पुलिन कहते हैं, समुद्री तट को पुलिन कहते हैं। बालू डिब्बा, रेगिस्तान है ना,
रेगिस्तान, बालू डिब्बा क्या होता है, रेगिस्तान बोलते हैं भाई। जलप्रपात, जलप्रपात जो कठोर संस्थल है ना, नदियों का कार्य होता है जलप्रपात, जहाँ पर कि ये छोटा सा रहता है, ऊपर से जल क्या होता है बेटा, जल गिरने का कार्य करता है, ठीक है, जल गिरने का कार्य करता है, तो जलप्रपात उसी को कहते हैं। भूकंप, भूकंप कहाँ होता है भाई, तो पृथ्वी का कंपन ही भूकंप कहलाता है, पृथ्वी का कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप। तो ओवरऑल आप लोगों को हम सारा क्वेश्चन का आंसर करवा दिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये पर्यावरण था बेटा, ये क्या था मेरा, ये सारा का सारा पर्यावरण का था। पर्यावरण में हम ओवरऑल 3 चैप्टर को कवर किए है ना, ओवरऑल 3 चैप्टर को कवर किए जो हमारा जुलाई में पूछा जाएगा, जो कि हमारा जुलाई में पूछा जाएगा, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिए। सर आपने एक बुक और नहीं समझ, राजनीतिक, जी हाँ, राजनीतिक में कुछ वैसा क्वेश्चन था नहीं, और जो बुक हम डाले हैं उस बुक में भी आपका हम हाईलाइट कर दिए हैं, आंसर दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को आप लोगों के बीच लाने का काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी बच्चे MD क्लासेस बाय जाहिर सर एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन क्लासेस, त्रिमासिक परीक्षा जुलाई 2000 रिवीजन, ठीक है। 100% ओरिजिनल पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ये हमारा इतिहास का, याद रखिएगा हमारे अतीत इतिहास के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम 11 जुलाई का एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा बेटा। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं हिंदी का आता है तो हिंदी का वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए धन्यवाद।